हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के दोस्तों 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनकी बोर्ड में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को भी देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, चलिए केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन की रफ्तार के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है दोस्तों? मान लो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। समय के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट दोस्तों खत्म होता रहता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ खत्म होती रहती है, प्रोडक्ट बंधा रहता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। दोस्तों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो बदलाव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो बदलाव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे तुमने स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड बचपन में, तो क्या होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ये डेल आर है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नीचे है चेंज इन टाइम। अच्छा सर, ये नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव क्यों आया? ध्यान पूर्वक सुनो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ कम होती है, कम होती है। जब भी मैं किसी को रफ्तार बताऊंगा ना, हमेशा नोटिस कर लेना, अगर मुझसे कोई रफ्तार पूछ रहा है ना और मैं किसी को रफ्तार बता रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव बताऊंगा। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। सुनो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? फाइनल माइनस इनिशियल। दोस्तों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, घट रही है, घट रही है। फाइनल कम, इनिशियल ज्यादा, तो ये खुद नेगेटिव है। लेकिन मैं किसी को रफ्तार बताऊंगा तो पॉजिटिव बताऊंगा, तो रफ्तार को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर माइनस आया। क्या आया? माइनस। लेकिन ऐसा खतरा प्रोडक्ट की टर्म्स में नहीं है। किसकी टर्म्स में नहीं है? प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव बनाऊं बे? लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करा। तो हमेशा याद रखना, किसी भी तरह की दुनिया में रफ्तार हो दोस्तों, वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखूंगा ना, तो रिएक्टेंट से आगे नेगेटिव आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या ध्यान रखोगे इतना? अच्छा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पे क्या फर्क होता है? जैसे तुमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, गाड़ी जब तुम भगाते हो तो किसी भी टाइम पे मैं तुमसे पूछूं, पता फोन, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, पता गाड़ी कितनी स्पीड पे दौड़ रही है, और समय ना उसकी स्पीड चेंज होती है, 65, 60, 70, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मैं तुमसे एवरेज पूछूं तो तुम पूरी ट्रिप का एवरेज करोगे कि भाई तुमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा, इतना टाइम लिया, तो एवरेज स्पीड ये चल रही होगी। तो एवरेज स्पीड जो होता है, जो एवरेज होता है, वो एक टाइम इंटरवल को लेकर बात करी जाती है। मैं तुझसे से पूछूंगा ना, हाँ भाई बता अपनी एवरेज स्पीड क्या है, पिछले आधे घंटे में क्या है, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात करी जाएगी, लार्ज टाइम इंटरवल। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 1-2 मिनट, ये भी लार्ज टाइम इंटरवल है। सुनो, ये जो डेल निशान है ना, डेल का निशान, ये एवरेज के लिए है। देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, नीचे आ जाओ। इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है वो एक सिंगल पॉइंट पर होता है ना, और सिंगल पॉइंट पे अगर मुझे चेंज निकालना है ना, तो आपको बताऊं, सिंगल पॉइंट पर अगर चेंज निकालना है तो दोस्तों वो डेरिवेटिव से निकलता है। मान लो ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे मुझे चेंज निकालना है, तो भाई इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ले लूं। जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। देखो, माइनस डी आर बाई डी टी, डी आर का मतलब है छोटा सा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज, डी टी छोटा सा टाइम का चेंज। नीने से टाइम में, नीने से टाइम में, छोटे से टाइम पे, इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो
कंसंट्रेशन का जो चेंज होगा वो कहेगा इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक टाइम इंटरवल लेके बात करी जाती है, इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पे बात करता है। ठीक है जी, सुनना अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में। कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो। देख, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। सुन, रिएक्टेंट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। देख, डेल ए बाय डेल डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, ए क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट तो माइनस आएगा, क्या आएगा? हमेशा याद करो, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट है तो प्लस, प्रोडक्ट है तो प्लस। लेकिन जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसे नीचे ले जाओ। देखो इधर कितना कोएफिशिएंट है, 4, 4 को नीचे ले जाओ। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल टी। अच्छा, बी क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है तो क्या लगाओगे आगे, माइनस। लेकिन बताओ इसके सामने क्या है, 3, इसके सामने क्या है, 3 को डिनोमिनेटर में, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा जी। अब सुनो, आ जाओ सी पर, डेल सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम। दोस्तों कोएफिशिएंट 2 है, नीचे 2 आ गया, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट है, इधर दोस्तों प्लस आएगा, ये प्रोडक्ट है इधर प्लस आएगा। अच्छा, माइनस सिर्फ किस में आता है, सिर्फ रिएक्टेंट। दोस्तों माइनस हमेशा सिर्फ रिएक्टेंट में आएगा, माइनस सिर्फ रिएक्टेंट में आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आएगा। अब सुनो भाई, यह है रिएक्शन की रफ्तार, यह है रिएक्शन की रफ्तार। अगर मुझसे कोई पूछे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना, मुझसे पूछे ए के गायब होने का रेट कितना, तो वो सिंपल है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, आगे माइनस। ठीक है, इसमें दिखाऊं तुम्हें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये देख लो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्यों? अरे भाई, ए और बी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट समय के साथ गायब होते हैं, रिएक्टेंट समय के साथ डिसअपीयर होते हैं, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता रहता है, बनता है, इसलिए हम प्रोडक्ट का तो अपीयरेंस निकालते हैं और रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस। भाई साहब देखो, डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, देख लो, ना ही अपीयरेंस में कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट किस में आ रहा है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो, डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या, डेल ए बाय डेल टी, रिएक्टेंट है तो माइनस, नो कोफिशिएंट, नो कोफिशिएंट। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डेल बी बाय डेल टी, नो कोफिशिएंट, सिर्फ हाँ रिएक्टेंट है तो माइनस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मुझे मतलब ही नहीं है, जब मैं डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का रेट लिखूंगा मुझे मतलब ही नहीं है कि इधर कोफिशिएंट क्या है। चेंज इन डेल सी बाय चेंज इन टाइम, दोस्तों प्लस। मैं कुछ बातें समझ गया। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब आते हैं, जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखता हूं या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिएक्टेंट आता है तो माइनस आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा तो प्लस। बढ़े आगे सवाल है जी, अब देखो सवाल, तुम्हें ना एक सिंपल बात बोल दूं, अगर इस तरह का सवाल करना है ना तो तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, 2N2O5 4NO2 और O2 में जा रहा है, तुम्हें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा है। एक सेकंड रुको, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। ये रिएक्टेंट है ना, देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। अब तुम मुझे बताओगे, बताओ रिएक्टेंट है तो क्या लिखूं, माइनस से प्लस, माइनस। अच्छा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां जाएगा, नीचे, वेरी गुड। क्यों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे आ जाओ दोस्तों, चेंज डेल NO2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पर चेंज इन टाइम। अच्छा, प्रोडक्ट है जी, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा। अच्छा, 4 है, 4 कहां जाएगा, नीचे, वेरी गुड। प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, टेंशन मत लो। O2 भी प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम। सुना, जो भी कोएफिशिएंट है कितना है, 1 आ जाएगा नीचे, और 1 को नीचे लिखे ना लिखे बात क्या है, सेम। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हें दे क्या रखा है, तुम्हें रखा है फॉर्मेशन ऑफ NO2। अच्छा, NO2 का फॉर्मेशन कैसे लिखूं, चेंज इन NO2
क्या यही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2? हाँ, क्या ये है? बता। नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस, फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस। तो बता, ये आएगा? नहीं नहीं, ये तुम्हें, ये है फॉर्मेशन ऑफ NO2। कितना दे रखा है जी? 2.8 इंटू 10 की पावर -3। सवाल सुनना, तुमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक काम करते, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ये तुम्हें कहां दिखाई दे रहा है? बताओ, ये कहां दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहां देख लो, दे रहा है। तो बता रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इसको डाल दो, देखो 4 ऐसे का ऐसा, और इसको डाल दो, ये कितना है? कितना दे रखा है? 2.8 इंटू 10 की पावर -3। फिर कह रहा हूं, देखो तुम्हें इस वैल्यू दे रखी है, तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है, ये तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें इतना दे रखा है 2.8/4, 0.7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, यूनिट तो वही रहेगी। यूनिट क्या रहेगी रेट की? इतनी। ये तो ROR है ना जी, ये तो ROR आ रहा। क्या मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या? यही है? ये है पिंक वाला या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला, क्योंकि डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन अपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं आता। क्या नहीं आता? कोफिशिएंट। अब सुन, मुझे ये निकालना है। अरे ये तो निकालूंगा, ये मेरे पास है ROR। 2 को इधर पटक दो, ठीक है जी। 2 इंटू ROR कर दो, लो आ जाएगा जी, आपका कम हो जाएगा। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आ जाएगा। 2 इंटू ROR, ROR कितना निकाला? 0.7 इंटू 10 की पावर -3। तो ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या? N2O5। कितना है? 2 इंटू 0.7, 1.4 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट कितनी? मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। खत्म। बढ़े आगे। रेट लो एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना। मान लो एक रिएक्शन है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल। ये स्मॉल a b c d क्या है? कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मैं रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लेता हूं? जो आपका रेट होता है ना दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके बराबर होता है? के होता है रेट कांस्टेंट दोस्तों। के होता है रेट कांस्टेंट, ये होता है रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है ए की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा। अल्फा पता क्या है? अल्फा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, फिर बी की कंसंट्रेशन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, बीटा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब है, तुमने रेट को किस टर्म्स में लिखा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सिर्फ ए और बी की टर्म में लिखा, और ए और बी की पावर में क्या है? ऑर्डर। पावर में क्या है? ऑर्डर। तुझे पूछे ऑर्डर क्या? अरे रेट लो एक्सप्रेशन में तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर मिलता है वही तो ऑर्डर है ना? अच्छा, अल्फा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तुमसे ना सवाल में ओवरऑल ऑर्डर ही पूछा जाएगा। अगर तुम्हें बोला ना विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो, तो बता देना। अगर तुमसे वैसे पूछा है भाई पता ऑर्डर कितना है, तो तुम्हें क्या बताना है? ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक। अच्छा, रेट कांस्टेंट को ना डिफाइन करने के लिए आता है, बता देता हूं। कहते हैं डिफाइन रेट कांस्टेंट। अगर मैं इस कंसंट्रेशन को 1 पुट कर दूं, इसको भी 1 पुट कर दूं, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो जो रिएक्शन की रफ्तार होगी वही क्या होगा? रेट कांस्टेंट। तो यही लिखा है नीचे, जो तुम्हें खाई नहीं दे रहा। रेट कांस्टेंट देखा है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। ठीक। अगर मैं रिएक्टेंट्स
की कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दूं तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट है। क्लियर है? बढ़ा के अब देखो भाई साहब, बात ऐसी है, सवाल है, ये भी सवाल आता है डिफाइन ऑर्डर। पता ऑर्डर क्या है? अब रेट लो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर में लिखा था उनका सम कर दो। क्या कर दो? सम। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो देख, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लो एक्सप्रेशन। जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स है ना, उनकी पावर में जो भी रेंज है, जो भी है, उनका तुम एडिशन कर दो, सम कर दो, वही तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा। एक सवाल भी पूछा हमसे, बी पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी द रेट ऑफ एक्सप्रेशन इज इतना, आर इक्वल टू के, ए की पावर में हाफ, बी की पावर में 2। पता व्हाट इज ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर? इसकी पावर में क्या? हाफ, इसकी पावर में 2, ऐड कर दो, हाफ प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, जो भी पावर में है। देखो हाफ है ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में 2, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? 5/2। दोस्तों ये ऑर्डर है, ये आपका ओवरऑल ऑर्डर है, यही आपसे पूछा जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो ओवरऑल ऑर्डर ही पूछा जाएगा, अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुमसे ओवरऑल ऑर्डर ही पूछा जाएगा। क्लियर है? कोई आपत्ति किसी तरह की नहीं? अब तक तो बहुत सरल चल रहा है। अच्छा एक बात सुनना, रिएक्शन जो है ना, कुछ रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस होती है साधारण रिएक्शन, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री, जो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाएगी, सिंगल स्टेप में। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी है जो 2 स्टेप में खत्म होगी, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपके सामने भी एलिमेंट्री रिएक्शन आ जाए ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, देखो जो कोफिशिएंट है ना, वो असल में ऑर्डर नहीं होता। ऐसा मानते हैं कि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। किससे निकलता है? एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही ऑर्डर बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा? ऑर्डर। अब मैं तुम्हें कह दूं, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो मैं कह दूं भाई साहब देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो बता ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर? 2, बी के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ऑर्डर 2 + 3। कब? जब मैं शर्त लगा दूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैं एलिमेंट्री रिएक्शन आ जाए तो जो आपका ऑर्डर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर बन जाएगा, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर बन जाएगा, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर बन जाएगा। ठीक है? अब सुनना अगली बात, अगर तुम्हारी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक, तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, क्या ना हो। ऑर्डर मे बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मे नॉट बी इक्वल टू, मतलब जरूरी नहीं है ऑर्डर में नॉट इक्वल टू, भाई जरूरी नहीं है कि वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो, जरूरी नहीं है कि वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो। अच्छा फिर क्या करें सर? क्या करें? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर ऑर्डर नहीं है तो हम कह रहे हैं क्या? अरे हम एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से। और पता है एक बात मानी जाती है, मान लो तुम्हारी रिएक्शन में 3 स्टेप है, कितने स्टेप है? 3, 2 फास्ट है, 1 स्लो है, 2 फास्ट है, 1 स्लो। ऑर्डर किससे निकालोगे? स्लोवेस्ट स्टेप। जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वही तुम्हें ऑर्डर देगा। अगर तुम रेट लो एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो तो हमेशा फॉलो करो किसे? स्लोवेस्ट स्टेप, जो आराम आराम से हो रहा है। इधर आ जाओ, ये सवाल है, फॉर ए रिएक्शन H2O2 दोस्तों I माइनस की प्रेजेंस में, सुना H2O2 2H2O2 सुनते हैं बिल्कुल, 2H2O2 I माइनस के साथ रिएक्ट कर ये बना दिया। कह रहा है इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म दे रखा है। ध्यान सुन, पहला स्टेप H2O2 + I माइनस, इसमें गया, स्लोवेस्ट स्टेप है। अगला दे रखा है H2O2 I माइनस H2O I माइनस O2, ये फास्ट है, मतलब इसको ब्रेक कर रखा है। ये काम एक स्टेप पे हुआ, 2 में, एक स्लो एक फास्ट। तुम्हें कह रखा है राइट द रेट लो फॉर द रिएक्शन। अब तुम्हें क्या समझा रहा था?
रेट लो एक्सप्रेशन जब तुम लिखते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो किसे फॉलो करोगे, स्लोवेस्ट स्टेप या फास्टेस्ट? स्लोवेस्ट। स्लोवेस्ट कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। देख ऊपर वाले को देख, पहले का जवाब रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसको देख स्लोवेस्ट को, रिएक्टेंट कौन है, H2। अरे भाई साहब अब सुनना मेरी बात, अब ये जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, ये तो एलिमेंट्री स्टेप है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब ये तो एलिमेंट्री है, ये भी तो एलिमेंट्री है। अगर ये खुद एलिमेंट्री है तो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर मान सकता है। क्या मानता है, ऑर्डर। मैंने मान लिया भाई मैं स्लो स्टेप को फॉलो करूंगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हमेशा रेट लो एक्सप्रेशन स्लोवेस्ट स्टेप से लिखूंगा। और जो भी ये 1 है, इधर पावर में भी 1। अगला है I माइनस, पता कोएफिशिएंट कितना है, 1, इधर पावर में भी 1। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, काम हो गया, रेट लो एक्सप्रेशन तो लिख दिया, राइट द ओवरऑल ऑर्डर। पता ओवरऑल ऑर्डर पता ना जी भाई, स्लोवेस्ट स्टेप को फॉलो करके लिख दिया, काम खत्म तुम्हारा। ओवरऑल ऑर्डर बताओ। 1 + 1, 1 + 1 दोस्तों 2 आ गया। ओवरऑल ऑर्डर को दोस्तों n से भी दिखा देते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर है दोस्तों से n से भी दिखा देते हैं। क्लियर है? थर्ड, आउट ऑफ स्टेप्स 1 and 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है आरडीएस, जो रेट डिटरमाइन करेगा। बताओ तुमने रेट किसकी मदद से लिखा, स्लोवेस्ट या फास्टेस्ट? स्लोवेस्ट। तो मैं लिखूंगा स्टेप 1 स्लोवेस्ट। अरे जो स्लोवेस्ट होता है, जो स्लो होता है, दैट इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताइए, क्लियर? बढ़े आगे, आसान था ना सवाल। चलिए भाई सीधा जीरो ऑर्डर पे चलते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूंगा थोड़ी देर में, अभी जीरो ऑर्डर पे चलते हैं। जीरो ऑर्डर मान लो दोस्तों ए बी में गया, ठीक है जी, ए बी में गया, तो इसका रेट क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा, रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पावर में क्या आएगा, 0। आपका रेट पता है किसके बराबर होगा, के बराबर। मतलब जीरो ऑर्डर का जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, वो कांस्टेंट रहता है। जब यहां से मैं डिराइव करता हूं ना, तो सुनना, AT आता है A0 माइनस KT। व्हाट इज AT? फाइनल कंसंट्रेशन, T टाइम के बाद। T टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। व्हाट इज A0? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज K? व्हाट इज K? रेट कांस्टेंट। व्हाट इज T? टाइम। तो याद रखना AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अच्छा, हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ कौन सा समय है? हाफ लाइफ वो समय है जब रिएक्टेंट अपने आप को इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कर ले। क्या कर ले? आधा। मतलब अगर मैं कहूं मुझे यहां हाफ लाइफ निकलनी है, तो उस समय AT क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। इनिशियल का आधा मतलब A0 का आधा। A0 का आधा कितना होगा? A0/2। A0/2। ठीक है, तो ये कैसे निकला? ये T हाफ का फॉर्मूला कैसे लिखा दोस्तों? इस फॉर्मूले के अंदर अगर T हाफ है तो उस समय AT दोस्तों A0/2 है। ठीक है, तो T हाफ आ जाएगा A0/2 के। यहां से जब मैं इसको A0/2 पुट करूंगा तो यहां से T हाफ क्या आ जाएगा? A0/2 के। अब इसका हाफ लाइफ देख, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे आधा खत्म होने में समय भी क्या लगेगा? ज्यादा। जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी वो जल्दी आधा खत्म हो जाएगा। यह है जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर की एक सबसे जबरदस्त फील तुम्हें दी थी, पता क्या? इक्वल कंसंट्रेशन इक्वल टाइम में कम होती है। मान लो पहली 10 सेकंड में 20 मोलर घट गया। कितना मोलर? 20।
तो अगली 10 सेकंड में भी कितना करेगा 20, उससे अगली में भी 20, उससे अगली में भी 20, हर 10 सेकंड में 20 मोलर घटता चला जाएगा। इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन का फॉल होना, दैट इज जीरो ऑर्डर। ए जीरो ऑर्डर कंप्लीट्स 50% इन 20 मिनट। मेरी बात सुनना, मैं आपको एक फंडा दूंगा आज, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का सवाल उसी से करना है। इट कंप्लीट 60% इन हाउ मच टाइम। पहले तो मुझे बताओ, देख रहा 50% कंप्लीट इधर लिख लो, एक 50% कंप्लीट इधर लिख लो, 60% कंप्लीट इधर लिख लो। पहले एक तरीका समझो, पहले एक तरीका समझो। 50% कंप्लीट होगा, ठीक है, कितने टाइम में हो रहा है 20 मिनट। अच्छा एक बताओ, 50% खत्म हो गया, शुरुआत में मान लो ए नोट था, 50% खत्म हो गया तो बचा भी कितना 50। एक बात याद रख लो, मान लो 50% कंप्लीट हो गया तो बचेगा 50। अच्छा 60% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 40। 60% खत्म हो गया, 60% कंप्लीट का मतलब है जो ए नोट है वो 60% खत्म हो गया, तो रिमेनिंग कितना है दोस्तों, रिमेनिंग तो 40% ही है। अच्छा इसका टाइम निकालना है, टाइम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात सुना, 50% खत्म हुआ तो 50% बचा, तो 80 कितना ए नोट बाई 2। इधर आ जाओ, सुना सुन रहे ना, रिमेनिंग 40% है। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन का 40% बचा तो ए नोट का 40% कितना 0.4 ए नोट, कुछ नहीं करना होता। 40% बचा तो इसका मतलब 0.4 ए नोट। अगर 60% बचता तो 0.6 ए नोट। अगर 35% बचता तो 0.35 ए नोट। अगर 30% बचता तो 0.3 ए नोट। अगर 25% बचता तो 0.25 ए नोट। अगर आ गया 75% कंप्लीट है, इसका कितना बचा 25%। 25% कितना 0.25। अच्छा एक बात ना, आधे ना मूर्ख लोग हैं, आधों को ये भी नहीं पता ये लिखना कैसे है। तो मेरी बात सुनो, जितने परसेंट बच गया ना, जितने परसेंट बच गया वो परसेंट वाला नंबर ऊपर, नीचे 100 ए नोट, इतना 80 बचता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूंगा ऐसे नहीं, मैं कहूं तुम्हें 85% रिएक्शन कंप्लीट होगी, कितनी 85, पता कितना बचा 15 बचा, तो 15/100 इंटू ए नोट कितना जी 0.15 ए नोट। तो सीधा भी लिखना आता है, कुछ समझदार लोग हैं, लेकिन कईयों को नहीं आता सीधा लिखना। अब सुनो, मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, ऐसा होगा आपके साथ जब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सवाल आएगा, आपके पास दो इंफॉर्मेशन होगी। एक ये, तुम ना एक काम करो, ये लगा दो 2 बार, तुम ये 2 बार लगाओ, मेरा एक रूल है, तुम ये 2 बार लगाओ, आंख बंद करके तुम 2 बार लगाओ। मैं 2 बार लगाऊंगा, सुनना, 8 इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, सुनते रहना। बट इज 80, अगर 50% कम होगा 50% बचा, कितना ए नोट बाई 2। अच्छा ये ए नोट है, ये माइनस के, कितना समय लगा 20 मिनट। वेरी गुड, ठीक है, इतना। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वही क्वेश्चन दोबारा लगाओगे, मैं कह रहा हूं ना। अब मुझे भाई पता, मुझे टाइम चाहिए कब, जब 60% कंप्लीट हो जाए, 40% बचे, मतलब 80 कितना 0.4 ए नोट। अब मुझे टाइम चाहिए भाई, मुझे ये टाइम चाहिए। ये टाइम जब आएगा जब यहां से के निकल के तुम उधर पुट करोगे, या ऐसे सुनो, बेफालतू के चक्कर में मत पड़ो, इस केटी को इधर ले जाओ, इस केटी को इधर ले जाओ, क्या आएगा केटी किसके बराबर आएगा 0.4 को उधर ले जाओ, 1 माइनस 0.4 0.6 ए नोट। इधर आ जाओ, इधर भी निकाल लो, इस के उधर ले जाओ, के इंटू 20, इस ए नोट बाई 2 को उधर ले जाओ, ए नोट माइनस ए नोट बाई 2 कितना ए बाई 2। अब क्या लगता है, अगर टी निकालना है तो क्या करें अरे टी निकालना है तो क्या करें, डिवाइड करो। क्यों, अरे एक तो ये तरीका है, तुम इधर से के को इसकी टर्म में निकालो, इसे पुट करो,
लेकिन सीधा दिख रहा है यार। मुझे तो टाइम चाहिए। अगर मुझे टाइम चाहिए भाई इसको इससे डिवाइड कर दो। क्यों? के से के तो कटेगा, ए नोट से ए नोट तो कटेगा। सीधा डिवाइड कर दे, डिवाइड कर देते हैं। किसको किससे? टी निकाला ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। बताना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। केटी को जब इसे डिवाइड करेंगे तो कौन को इससे कटेगा? के कट गया। टी अपॉन 20, टी अपॉन 20 इधर आ जाओ। अच्छा, जब ये अपॉन ये होगा तो कौन किससे कटेगा? ए नोट से। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहां से टी कितना आ जाएगा जी? टी ये 1.2, 20 को ऊपर ले जाओ, 20 कितना? 24। अच्छा, टाइम मिनट में आएगा क्योंकि सारा समय मिनट में था। अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, तुम ना इस इक्वेशन को 2 बार लिख के ही करना है, वरना कुछ लोग कहते हैं सर एक बात बताओ, 50% अगर खत्म हो गया तो कितना बचा? 50%। लेकिन 50% खत्म हो गया, कितने समय में 50% खत्म होता है? हाफ लाइफ। असल में आपको 20 मिनट क्या दे रखे? हाफ लाइफ। तो सेकंड मेथड लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे सर ये तो हाफ लाइफ है जिसका फॉर्मूला होता है ए नोट बाय 2 के, ये आपको दे रखा है 20 मिनट। बात वही है, ए नोट बाय हमने यहां इक्वेशन से निकाल लिया, ए नोट बाय 2k की वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाल ली, या तुम सीधा लगा दो। बात क्या है? सेम। मतलब कहने का मतलब है, मेरी एक सलाह है अपनी तरफ से, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को 2 बार लगाओ यार हमेशा। चाहे सुनो मेरी बात, चाहे हाफ लाइफ तुम्हें सीधा दे रखी हो, आज मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है? वरना करने को तुम क्या कर सकते थे? ए नोट बाय 2k की वैल्यू आ गई, फिर तुम सिर्फ ये इक्वेशन लगाते और यहां पे ए नोट बाय 2k की वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाता। आंसर में क्या था? लेकिन मेरा सजेशन सुन लिया तुमने, AT इक्वल टू ए नोट माइनस KT को कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। चाहे 50% डिकम्पोजिशन की बात रही जा रही है, मैं जानता हूं हाफ लाइफ का फॉर्मूला, लेकिन फिर भी लगाऊंगा। क्लियर है? बात को समझा? ठीक। सेकंड मेथड ये होता, ये सेकंड मेथड होता कि टी हाफ ए नोट बाय 2k इधर जाकर फिर इसे यहां पुट कर देता ए नोट बाय k को, ठीक है? लेकिन फर्स्ट मेथड ही फॉलो करना। इसी इक्वेशन को, जब मुझे पता है यार 2 बातें करी हुई है, 50% डिकम्पोजिशन की और 60% की, तो मैं इसी इक्वेशन को AT इक्वल टू ए नोट माइनस KT को कितनी बार लगाऊंगा? 2 बार। तो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर के सवाल भी करूंगा, उसमें मैं यही काम करूंगा। मुझे मतलब नहीं है भाई 50% डिकम्पोजिशन हुआ है तो होने दो। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं जो इक्वेशन आती है, मेन इक्वेशन जो होती है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ टाइम की, मैं उसको 2 बार ही लगाऊंगा। कितनी बार लगाऊंगा? 2। अगर 2 डिकम्पोजिशन की चर्चा कर रखी है, उसका एक रीजन है, इससे ना कैलकुलेशन आसान होती है और किसी तरह का कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर सुनना, फर्स्ट ऑर्डर में जैसे 0 ऑर्डर में भी फॉर्मूला था, क्या था? AT इक्वल टू ए नोट माइनस KT। इधर फॉर्मूला क्या है पता है? 2.303। याद रखना है, यही है जो कुछ है। 2.303 log 10 ए नोट बाय AT इक्वल टू KT, ए नोट बाय AT इक्वल टू KT, ठीक है? टी हाफ कितना? 0.693 अपॉन K। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम यूज नहीं कर सकते, कर तो सकते हो। अब एक 50% डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, तुम्हें टाइम दे दिया, तुम सीधा फॉर्मूले के इक्वल पुट कर सकते हो। लेकिन कई बार मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है पढ़ाते वक्त भी, ठीक है? कैलकुलेशन जब भी आसान होती है जब तुम 2 ही बार यही इक्वेशन लगा दो, ठीक है? मैं आपको सवाल कराऊंगा, अब आपको समझ में आएगा ये चीज। क्लियर? देखो सवाल पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर। भाई एक बात नोट करना, ये इक्वेशन तो जिसने याद कर ली ना वो सवाल ठीक करके आएगा, बस उसे इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। लेकिन पता होना चाहिए यहां पर AT क्या है? कंसंट्रेशन है टाइम T। ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। K क्या है? रेट कांस्टेंट। T क्या है? टाइम। इधर टी हाफ आया 0.693 अपॉन K। क्या यहां पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। इसका क्या मतलब है?
चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ सेम रहेगा। हाफ लाइफ क्या रहेगा? सेम। हर बार आधा होने में सेम समय लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर की फील, मान लो 100 मोलर कंसंट्रेशन है, 50 मोलर होने में 20 सेकंड लग गई। कितनी सेकंड? 20। तो देखो 50 से 25 होने में भी कितनी लगेगी? अगली बार आधा होने में भी 20 सेकंड। अच्छा बता, 25 मोलर से 12.5 होने में भी कितना? 20। हर बार आधा होने में सेम टाइम लगेगा। यह आपका फर्स्ट ऑर्डर। हर बार आधा होने में क्या लगेगा? सेम टाइम। यह आपका फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? अब मेरी बात सुना, मैं आपको जो बात बोलता हूं ना, इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है। ये जो अब हम टी हाफ का फॉर्मूला लगा, ऐसा नहीं, गलत है, लगा सकते हो, लेकिन जब इक्वेशन को तुम दोबारा इस्तेमाल करते हो तो कैलकुलेशन आसान बनती है। रीजन बताता हूं। शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9%। सुनना, एक है 99.9% कंप्लीशन, सुनते रहना। एक है इतना कंप्लीशन और एक है, सुनना, कह रहा है यहां पर जो टाइम निकलेगा, मान लो T2 टाइम लगा, कितना लगा? T2, और वो 10 टाइम्स है हाफ लाइफ के। वो 10 टाइम्स है किसके? हाफ लाइफ के। सुना, हाफ लाइफ मतलब 50% जब खत्म हो जाएगा। मैं इस टाइम को मान लेता हूं, मैं इस टाइम को मान लेता हूं T1। कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो हाफ लाइफ है वो T1 है। वो कितनी है? T1। और जो 99.9% कंप्लीशन के लिए समय लगेगा T2। क्या लगेगा? T2। वैसे बता दो कौन सा समय ज्यादा होगा, T1 या T2? T2 यार। वो कह रहा है एग्जामिनर कितना ज्यादा है, कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। मतलब वो कह रहा है तुम प्रूव करो जो T2 है वो 10 T1 है। मतलब पता इसका मतलब क्या है? तो आधा खत्म होने में मान लो 10 सेकंड लगे। कितने सेकंड? 10। तो 99.9 खत्म होने में उसका 10 टाइम लगेगा। मतलब 10 सेकंड का भी 10 टाइम्स करना। ये तुम्हें साबित कर रहा है। अब मेरी सलाह सुनो, मैं कहता हूं 50% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना? रिमेनिंग 50%। सुनना, T इक्वल टू T1 में हाफ लाइफ में कितना बचा जी? कितना बचा? आधा बचा। ए नोट का आधा कितना होगा? ए नोट बाई 2। वेरी गुड, ठीक है। इधर आजा, बोलिए मत, बोल मत। यहां 99.9% कंप्लीशन मतलब कितना बचा? 100 में से जब इतना माइनस करोगे तो कितना बचा? 0.1% रिमेनिंग। अब कुछ गवार लोग हैं, उनको लिखना नहीं आ रहा। देखो, अगर टाइम T2 है तो बताओ कितना बचा? ए नोट का कितना बचा? अब सुनना मेरी बात, 0.1% ऑफ ए नोट वो इतना होगा। 0.1/100 पता है कितना होता है? बिल्कुल होता है 0.001 ए नोट। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं जिन जो थोड़े कमजोर वर्ग के छात्र हैं, ठीक है, वो परसेंटेज बाय 100 इंटू ए नोट लिख लेना। ठीक है, तुम समझ जाओ कौन है कमजोर वर्ग का छात्र। ठीक है, और जितने अच्छे बच्चे उनको तो सीधा पता है भाई, वो तो सीधा मारते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। अब सुनो, तुम्हें साबित करना है T2 10 टाइम्स है T1 का। मैं कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन 2 बार लगाओ। कितनी बार लगाओ? 2 बार। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन 2 बार लगाओ। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन 2 बार लगाओ। सुनना, एक बार तो लगा दो। 2.303 log 10, पहले मैं लिख लेता हूं उसको, ए नोट बाय 80 इक्वल टू KT। अब सुनो, लगा दो। टाइम कितना है? T1 है जी 2.303 ए नोट बाय 80। ए नोट कितना? ए नोट तो ए नोट है। 80 ए नोट की टर्म में कितना? ए नोट बाय 2। ठीक है, क्लियर है? अरे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे? करना चाहते हो? हाँ, यस बोल रहा है। 2.303 log 10। सुनना, ए नोट गया, ऊपर क्या आया? 2। 1/2 डिनोमिनेटर में है 2 इक्वल टू KT1। चलो भाई, बहुत अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन
इधर सेकंड इक्वेशन, यही इक्वेशन रटी चटी होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर की भाई साहब, रटी चटी होनी चाहिए। बताओ टाइम कितना, T2 टाइम पर पता, T2 टाइम पर पता, 8 कितना 0.001 ए नोट। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहेगा, हाँ ए नोट से ए नोट गया, सुनना ये क्या है 0.001, 1/1000, 1/1000, 1000 कहां जाएगा ऊपर। अगर तुम T2 को T1 की टर्म में निकालना चाहते हो, बताओ क्या करें, इन दोनों को ध्यान से देख, क्या करें डिवाइड कर। डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, कौन पिक्चर से हट जाएगा के। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो के आपस में कट जाएगा, और एक चीज और कटेगी क्या 2.303, 2.303। सही है। चले अब सुन, डिवाइड कर दिया तुमने, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, बताना एक बारी, सुना, इसको इससे डिवाइड कर, इससे गया ये, इधर क्या है log 10, 1000, अच्छा नीचे क्या है जी log 10 2, अच्छा इधर आ जाओ, जब इसको इससे डिवाइड करोगे, के से के गया T2/T1। अब सुनना इधर, log 10,000 कितना, इस 1000 को क्या लिख सकते तुम 10 की पावर 3, अच्छा log 10 2 कितना होता है 0.3, T2/T1, अच्छा 3 आ गया सामने, 3 आ गया सामने, अच्छा log 10 कितना हो जाएगा, अरे 0 नहीं होगा भाई, जो भी log के अंदर वाले की पावर में होता है वो कहां आता है सामने। log 10 कितना होगा 3/0.3 कितना 10, तो 10 किसके बराबर आया T2/T1। सुन अब T1 को इधर ले जाओ तो T2 क्या हो जाएगा, T1 को इधर ले जाओ 10T1 है ना। और वैसे क्या था बताओ, खुद ही बता दो, T1 मैंने हाफ लाइफ माना था, क्या माना था हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स कर दो, T2 आ जाएगा। पता कौन सा समय आ जाएगा जिस पर कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है 99.9। अब मेरी बात सुनना, मैं क्यों तुम्हें कहता हूं, कुछ लोग क्या कर सकते हैं सीधा, सर ये हाफ लाइफ जो होती है ना सर, हाफ लाइफ वो तो सर सेकंड मेथड, हाफ लाइफ ना इतनी होती है। एक काम करते हैं, आप T2 का एक्सप्रेशन निकालो, ठीक है, हम के को T1 की टर्म में डाल देंगे, हम इस के को T हाफ की टर्म में डाल देंगे, लेकिन कैलकुलेशन वहां से मुश्किल होगी। क्या होगी मुश्किल। कई बार मैंने देखा है, चाहे भले ही 50% डिकम्पोजिशन हो, भले ही हाफ लाइफ तुम्हें सीधा दे रखा हो, फिर भी उसका फॉर्मूला लगाओ जानकर। क्यों? क्योंकि अगर तुमसे कुछ और पूछा है ना, तो काटने पीटने में आसानी रहेगी, काटने पीटने में क्या रहेगी आसानी। क्लियर है? वरना सेकंड मेथड क्या होता, T हाफ का एक्सप्रेशन लिखता 0.693/K, देखो इधर K दिखाई दे रहा है, इस दे रहा है ना, तो देगा भाई, लिखा है तो कैसे यहां पे K को T1 की टर्म में डाल देना, वहां से भी T2/T1 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन यार मैं एक अपना भी एक सजेशन देता हूं, क्योंकि सवाल मैंने भी करे हैं, मैंने काफी पढ़ा है, तो मैंने दोनों तरीके से पढ़ा है कि मतलब मैं ये भी कहता हूं बहुत बार T हाफ को देखो इधर पुट कर दो, कई बार उससे भी आसान बन जाता है, लेकिन ज्यादा बार मैंने इससे आसान बनते देखा है। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। T हाफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, T हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.693/K। ठीक है, एक सवाल और है, ये सुन रहा है, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो गई 25 मिनट। चलो अब आपकी मान लूंगा, T हाफ का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है,
आपका मन कर रहा है, काफी देर से मन कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है, ठीक है। मन कर रहा है तो आपकी सुनेंगे अब, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट द टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। नहीं कर रहा, पता कर रहा है मन या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। चलो मैं उसी इक्वेशन को 2 बार पुट करके दूंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट मेथड से भी करूंगा, 2 मेथड से करूंगा। लेकिन पता है क्यों यार, अब आपके मन में ऐसा आता है, सर देखो हाफ लाइफ दे रखा है, 50% कंप्लीट होना, मतलब ये हाफ लाइफ दे रखा है। अच्छा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है कितना? 0.693/k। ये कितना मिनट रखा है? 25। हाफ लाइफ दे रखा है 25। सर यहां देखो, टाइम फॉर 80% कंप्लीशन, मुझे कोई बताएगा 80% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए? कई बार ना इधर डिकम्पोजिशन भी लिखा होता है। कंप्लीशन और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? सेम। 80% कंप्लीशन या 80% डिकम्पोजिशन मतलब क्या है? सेम। कितना बचा? 20% रिमेनिंग। आपको समय निकालना है, ठीक है। आपको समय निकालना है। 20% रिमेनिंग है तो टाइम आपको निकालना है। अच्छा, 80 ए नोट की टर्म में कितना बचेगा? 20% बचा। 20% का मतलब कितना? 0.2 ए नोट। कितना? 0.2 ए नोट। वेरी गुड। अब देखो 2.303 log 10 ए नोट अपॉन 80 इक्वल टू KT। अब मेरी बात यहां सुनना, पुट कर दो ए नोट। KT कितना है जी? 0.2 ए नोट। सुनो यार, ए नोट से ए नोट गया, पता है टाइम निकल जाएगा। मुझे K चाहिए। क्या चाहिए? अब कई बार हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/k। 25 है तो यहां से K आ जाएगा। बताओ K क्या आएगा? आपको बता सकता है K क्या आएगा? K निकाला है 0.693/25। इतना है। ये तुम निकालोगे ना K, ये वैल्यू आएगी 2.77। अरे सुन तो लो, ये वैल्यू आएगी इतनी, ठीक। कोई बात नहीं, वैसे निकाल लिया मैंने K। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट बता दो वैसे ही। मिनट इनवर्स है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम ने मिनट में देखा। अब सुनो, इस K को इधर डाल दो। कोई बात नहीं, तुम सीधा भी इसको भी डाल सकते थे, कोई बात नहीं। तुम्हारा मन कर रहा है ना, सीधा डाल सकते हो। अब सुनो, यहां बताओ ये कितना है? 2.303। अच्छा सुनो, 0.2 2/10 2/10 10/2 कितना? 5। अगले पेज पे लिख लेता हूं एक बार। 2.303 log 10 5। अच्छा सुनो, KT है ना, सुनना, KT है ना, K को नीचे फेंक देता हूं। K को लो नीचे फेंक दिया। अब बताओ भाई टाइम कितना आएगा? 2.303 log 10 5 कितना होता है? 0.69। अच्छा, K की वैल्यू, ठीक है, तुम्हें ऐसे डालनी, ऐसे डाल दो, कोई बात नहीं। ऐसे डालना चाहता है ना तू, ठीक है, तो डाल 0.693/25, ठीक है। अब तुम कह रहे थे ये इससे कट जाएगा लगभग, T क्या आ जाएगा? 25 को ऊपर ले जाओ, 25 इंटू 2.303। आपको बता दूं ये एक्यूरेट पता कितना आएगा? 50 ठीक है, क्लियर है? तो एक बात बताओ, अब ये काम हमने करा, लेकिन अब ये 50% डिकम्पोजिशन के लिए मैं ऐसा भी कह सकता था, इसी इक्वेशन को कितनी बार लगाओ? 2 बार।
इसी इक्वेशन को 2 बार लगाओ। लगाना मैं यहां इसलिए चाहता हूं क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता है मन में कि यार कैलकुलेशन आसान होगी। और अगर मैं लगाता ना 1 मिनट के लिए, मैं इसे 2 मिनट के लिए वैसे कर रहा हूं, अगर मैं 50% खत्म करता तो क्या होता, ए नोट बाय 80 होता, ए नोट बाय 2 इक्वल टू के, टाइम कितना 25। अब मेरी बात सुनो, बात क्या है भाई, इन दोनों को डिवाइड करते तो क्या कट जाता, के। मानते हो ना ये बात कि अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 बार लगाता हूं तो कैलकुलेशन आसान होती है। क्या होती है, आसान। बाकी अंकित का मन कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने तरीका अपना दिया। क्लियर है? चलिए फिर करते हैं कंटिन्यू।
देखो कब का समय निकालना चाहते हो? जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करें? डिवाइड। क्या करें? डिवाइड। अच्छा, डिवाइड करने से फायदा क्या होता है? कौन कट जाता है? के भी कटता है और 2.303 भी कटता है। इधर प्रॉब्लम होगी। नहीं, आवाज नहीं आई, फिर तो अब ये खराब हो गया, रफ करना पड़ेगा। अब क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, काम नहीं बनेगा, ये वन शॉट है ना। चलो यार, अब 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और क्या। अरे आवाज इधर तो आ रही थी यार, वीडियो में नहीं आई क्या? अब आ रही है? ठीक, चलिए देखो। अरे बस यार, सामने देखिए यार, इरिटेट मत करो यार, सामने देखो, आवाज मत करिए आप। देखो, एक इंफॉर्मेशन दे रखी है 25% डिकम्पोजिशन की, एक दे रखी है 75% डिकम्पोजिशन की। 25% डिकम्पोजिशन इधर लिखिए, ठीक है। समय कितना लगा? 20 मिनट। अच्छा, जब 25% डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो पता ना बचेगा कितना? 75 बचेगा तो 80 कितना होगा? 0.75 ए नोट। दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन, 75% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कितना बचेगा? 25। टाइम तो हमें निकालना है, टाइम तो हमें निकालना है। बचेगा कितना? 25 का मतलब 80 कितना? 25% ऑफ ए नोट 0.25 ए नोट। इधर आ जाओ, आपको सलाह दी थी, आपको सुझाव दिया था, फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है। अगर 2% की इंफॉर्मेशन दे रखी है, भले ही एक 50% हो, 50% है, एक 60% की है, इसमें एक 25 है, एक 75 है, आप इस इक्वेशन को 2 बार लगाओगे, इस इक्वेशन को 2 बार लगाओगे। अगर 2% की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपसे किसी तरह का सवाल पूछा है, तो इस इक्वेशन को 2 बार लगाओगे। यहां आ जाओ, 2.303। अच्छा, एक बात बताना, अब इधर ए नोट 80 कितना है जी? 0.75 ए नोट इक्वल टू के टी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, ए नोट से ए नोट गया, 0.75 को तुम क्या लिख सकते हो? 3/4। 3/4 लिख सकते हो, तो 4 ऊपर जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये आ गया के टी, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां आ जाओ, 2.303 log 10 ए नोट, नीचे लिखोगे 0.25 ए नोट, ठीक है। अरे ए नोट से ए नोट चला जाएगा, बताओ, ए नोट से ए नोट चला गया। 0.25 को क्या लिख सकते हो? 1/4। 1/4 लिखोगे तो 4 ऊपर जाएगा। लो भाई साहब, अब तुम्हें टाइम निकालना है, बताओ इन दोनों रिएक्शन को क्या करें? डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है उन्हें डिवाइड कर दो। अच्छा, तुम्हें ये वाला टाइम तो तुम्हें पता था जी, कितनी मिनट थी? 20 मिनट थी ना, तो इस 20 को लिख दो, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डिवाइड कर दो, किसको किससे डिवाइड करें? 2 को 1 से। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, अब बताना, ये अपॉन ये कौन किससे कटेगा? ये से जाएगा। log 10 4 अपॉन log 10, उधर देखो 4/3। इधर आ जाओ, इधर t अपॉन, इधर क्या है? 20। अब भाई बिल्कुल सिंपल सा, log 10 4 कितना होता है? 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 आएगा सामने, 2 log 10 2 कितना जी? देखो, ये इतना आएगा, और ये क्या लिखोगे? इस लिखोगे log 10 4
माइनस log 10 3, ठीक है, T बाय 20। अच्छा log 10 2 कितना होता है? इधर कुछ वैल्यूज दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, सीधा log 10 4 की वैल्यू दे दी। एग्जामिनर कितना भला इंसान है, हमारे बारे में कितना सोचता है और हम एग्जामिनर के बारे में क्या सोचते हैं। एग्जामिनर से भला इंसान नहीं हो सकता। गाली देते हो तुम उसे, लेकिन वो कितना अच्छा इंसान है। वो कह रहा है भाई लोग मत पढ़ कर आओ, हम वैल्यू दे देंगे। log 10 4 की वैल्यू कितनी है? 0.6021। अच्छा log 10 4 की 0.6021 माइनस log 10 3 की कितनी? 0.4771, ठीक है, इक्वल टू T/20। यहां से T निकालना है, ऊपर है 0.6021। इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, एक को एक से गया 0, 12 को कितना 5, कितना आएगा 0.1125 इंटू 20। यही है, इसको सोल्व करना पता है टी कितना आएगा? 99 मिनट। 99 मिनट। क्लियर है? बिल्कुल एक्यूरेट। 96.33, ठीक, बढ़े आगे। चलिए भाई, एक सवाल है प्रेशर पर। प्रेशर पर भी सवाल कराना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यह है SO2Cl2, इट इज अ रिएक्टेंट। दोस्तों ये रिएक्टेंट किस में जा रहा है? ये जा रहा है प्रोडक्ट में, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। जो तुमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा, तुम उसको प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हो। पता क्या करना है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, मेरी बात सुना, ध्यान तुम्हें क्या रखना है, log 10 ऊपर लिखोगे P नोट, नीचे लिखोगे PT इक्वल टू KT। अब मैं तुमसे पूछूं, कंटेनर के अंदर शुरुआत में सिर्फ कौन है? SO2Cl2। कंटेनर में शुरुआत में टाइम इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट ही तो है। और आपको देखो एक्सपेरिमेंट में टाइम के साथ प्रेशर दे रखा है, और जो प्रेशर दे रखा है आपको टोटल प्रेशर दे रखा है। क्या दे रखा है? टोटल। लेकिन एक बताओ, जब रिएक्शन की शुरुआत होती है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। कौन होता है? रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट होता है। तो ये जो प्रेशर है टोटल 0.4 टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये सिर्फ किसका है? रिएक्टेंट का। किसका है? रिएक्टेंट। कितना है? 0.4, ठीक है। लेकिन एक बताओ, जब कुछ समय बीत जाएगा तो आपको पता है ये कुछ ना कुछ टूटेगा, ये कुछ ना कुछ बनेगा। अगर मैं कहूं इसमें से, भाई मान लो इसमें से P प्रेशर टूट गया, तो बताओ ये कितना बनेगा? अगर ये 1 टूटा तो कितना बना? 1। P टूटा तो कितना बना? P। अगर ये 1 टूटा तो कितना बना? 1। P टूटा तो कितना बनेगा? P। और एक बात बताओ, अगर ये P टूट गया तो ये बचेगा कितना? अगर ये P टूट गया तो बचेगा कितना? है 0.4 माइनस P। मैंने मान लिया ये P टूट गया, एक टूटा तो एक बना, P टूटा तो P बना। क्लियर है? डन। अब ये बताओ, इतने समय पर मान लो ये समय कितना है? 100 सेकंड। इतने समय पर अब टोटल प्रेशर क्या है? ये SO2Cl2 का भी प्रेशर होगा, SO2Cl2 का भी होगा, Cl2 का भी होगा। तीनों का प्रेशर ऐड करके कितना आ रहा है? 0.7। तो अब सुनना मेरी बात,
0.4 माइनस पी प्लस पी, खत्म। तो क्या होगा, ये कितना आएगा 0.4 प्लस पी, पी कितना आएगा 0.7 माइनस 0.4, पी आएगा 0.3। असल में बात पता है क्या दोस्तों, मेरी बात सुनना, इधर है ना, इधर इस फॉर्मूले में ये जो भी होता है ये तो होता है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, लिख रहा हूं रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और ये पता क्या होता है पीटी, कोई बता सकता है? रिएक्टेंट का ही फाइनल प्रेशर, रिएक्टेंट का ही फाइनल प्रेशर। लेकिन याद ही रखना ये टोटल प्रेशर है रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का। इस फॉर्मूले में जो भी है वो रिएक्टेंट का है, क्योंकि देख लो जब मैं कंसंट्रेशन पुट करता था तो ये भी किसकी होती थी, ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एटी इज द इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, होता तो रिएक्टेंट का था। ये जो भी इंफॉर्मेशन है रिएक्टेंट की है। तो भाई सुनना, पीटी क्या है, रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। कोई बता सकता है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना है 0.4, कितना है 0.4। अच्छा फाइनल कितना है, फाइनल है 0.4 माइनस पी इक्वल टू, अच्छा आपको समय दे रखा है 100 सेकंड, आपको दोस्तों के निकालना है। लेकिन आपने तो पी भी निकाल लिया, आगे चलता हूं सुनना, 2.303 log 10, वही दोबारा से बोलूंगा, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर 0.4। लेकिन जब P तुम्हारा आ गया 0.3, तुमने इधर 0.3 डाल दिया, पता क्या आएगा 0.4 माइनस 0.3 कितना 0.1, इधर आ जाएगा 0.1, फिर से कहूंगा K और ये है 100। अब भाई K निकालने का वक्त आ गया, 2.303 log 10, अच्छा ये कितना है जी 0.4 अपॉन 0.1 4, ये 4 है, और log 10 4 कितना होता है, अरे मैं इधर लिख देता हूं, ये तो भाई log 10 4 है और नीचे है 100, ठीक है। अच्छा log 10 4 कितना होता है 0.6, दे रखा है बिल्कुल। एग्जामिनर कितना बढ़िया इंसान है ना तुम पता नहीं क्यों चिढ़ते हो उससे। इक्वल टू के, बताओ के कितना आया, मेरे हिसाब से जो के आया वो आया 1.3 इंटू 10 की पावर -2। आगे सेकंड इनवर्स, क्लियर है? अरे तुम्हें बस एक बात बताओ, ये सवाल क्या है, कंसंट्रेशन की जगह किसकी बात हो रही है, प्रेशर। लेकिन तुम याद रखोगे ए नोट की जगह तो आया पी नोट, ए नोट था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पी नोट क्या है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एटी क्या था, एटी की जगह पीटी आया, एटी क्या था फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पीटी क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो भी रिएक्टेंट की है। लेकिन जो ये डाटा दे रखा है तुम्हें, कौन सा प्रेशर दे रखा है, टोटल कौन सा दे रखा है। अच्छा लेकिन तुम जानते हो जब टाइम एक t इक्वल टू 0 है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, जब 0 सेकंड पे रिएक्शन की शुरुआत करी है, जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, SO2Cl2 के इनिशियल प्रेशर के बराबर। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सिर्फ तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट, इसका वाले सारा का सारा 0.4 प्रेशर इसका है। फिर टूटना शुरू हुआ, फिर तो कुछ समय के बाद 100 सेकंड पे तो तीनों आ गए, तीनों का मिला के दे रखा है। अरे मुझे तीनों के से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ इसका फाइनल चाहिए। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई, एक टूटा एक बना, एक बना, P टूटा P बना, P बना। तो यहां से मैंने ऐड करके दोस्तों P निकाल लिया, P को इधर पुट कर दिया दोस्तों, सवाल हो गया। क्लियर है? क्या? अरे रुको यार, अरे रुको यार, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। एक काम करो, ठीक है अब बैलेंस है,
अरे बस तुम कंसेप्ट समझो, इन चीजों पे ध्यान मत दो। खैर है। अरे यार, बस कंसेप्ट समझ जाओ। समझ गए ना? चलिए ये बताइए, एक ऐसा कर्व दे रखा है तुम्हें, देखो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कर्व है टाइम के साथ, ऐसा। बताओ कौन सा ऑर्डर है और इसका स्लोप क्या है? तुमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कितने ऑर्डर पढ़े हैं अब तक? जीरो और फर्स्ट, जीरो और फर्स्ट, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? AT इक्वल टू A0 माइनस KT। सुना, क्या कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो लीनियरली टाइम के साथ घट रही है? देख लो, YC प्लस MX घट रही है ना? तो ये कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है। दूसरा, स्लोप क्या है? X का कोफिशिएंट स्लोप होता है, पता है इधर T का कोफिशिएंट क्या है? माइनस के, K है माइनस के, माइनस के, तो इधर स्लोप है दोस्तों, स्लोप होगा माइनस के। तो ये सवाल आया हुआ है और आता है, कंसंट्रेशन अगर टाइम के साथ लीनियरली घट रही है तो ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। तुम्हें एक बात और बताई थी, याद है? जीरो ऑर्डर की थोड़ी सी फील, इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन फॉल होती है, इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन फॉल होती है। इतना टाइम इतनी, अगले में इतनी। मजा आ रहा है आदित्य? आना चाहिए। अबे जाट रहा तो सभी को लग रहा है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुनना, मैंने एक एस्टर लिया, मैंने एक एस्टर लिया भाई साहब, मैंने इसकी करवा दी हाइड्रोलाइसिस। भाई साहब मैंने इसकी करवा दी हाइड्रोलाइसिस। जब मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो इसका बन जाएगा इधर से एसिड, और इसका दोस्तों इसका बन जाएगा इधर से अल्कोहल। आपको पता भी होना चाहिए, अब तो इतनी ऑर्गेनिक पढ़कर आ गए हो, अगर एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, अगर एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक तो एसिड बनता है, एक अल्कोहल बनता है। मैं इसका रेट लिखने चला, रेट होगा रेट कांस्टेंट। ये क्या है? एस्टर, एस्टर की कंसंट्रेशन। ये क्या है? पानी की कंसंट्रेशन। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अभी ऐसा लग रहा है इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, है ना? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। मोलिकुलरिटी कितनी है? मोलिकुलरिटी 2। मोलिकुलरिटी होता है जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मोलिकुलरिटी इसकी 2 है दोस्तों। ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 2। लेकिन एक बात बताओ, कभी आपने सुना है पानी की कंसंट्रेशन बदल रही है किसी इंसान से? नहीं। और एक बात बोलूं यार, अगर इसका 1000 मोल है, पानी तो बहुत ज्यादा होता है, इसका 1 मोल है, तो अगर इसका 1 खत्म होगा तो इसका 1 खत्म होगा, अगर इसका 1 खत्म होगा तो इसका 1 खत्म हो गया। 1000 में से 1 खत्म हुआ, कितना बचा? 999। अभी भी इतना बचा। क्या 1000 और 999 में कोई खास फर्क है? नहीं। क्या एस्टर पानी की कंसंट्रेशन का कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं। तो पानी की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। अगर ये सेम रहेगी तो पिक्चर से हटा दो। सुनना, या मैं कह दूं ये सेम रहेगी ना, तो ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, C। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दोस्तों, नया कांस्टेंट। अब बताओ, फाइनल रेट लो इक्वेशन ये आ गया। अब इसको देख के क्या लगता है? बताओ, ऑर्डर कितना? 1। कितना? 1। होना कितना चाहिए था? 2। लग रहा था 2 है, लग रहा था कितना है? 2। धोखा मिला, मिला कितना? 1। ऐसी रिएक्शन
जिनकी मोलिकुलरिटी 2 है लेकिन वो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर को करे, इन्हें बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ऐसे लिखता हूं, सेकंड मोलिकुलरिटी है ना, 2 मोलिकुलरिटी है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन, ए बाय मोलिकुलर रिएक्शन follows first order rate law expression is called pseudo first order reaction. भाई साहब मुझे लग रहा था 1+1 2 ऑर्डर होगा, मोलिकुलरिटी 2 थी, मुझे ऑर्डर 2 लगा, लेकिन रियलिटी में जब चेक करा तो मुझे ऑर्डर कितने मिला, 1 मिला। तो ऐसी बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन को फॉलो करती है, इन्हें बोलते हैं दोस्तों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनना, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है आपको पता है? अगर तुम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाओगे ना तो रेट कांस्टेंट तुम्हारा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। मान लो 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट है के, 310 पर पता क्या होगा? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2K। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। बड़ी अजीब सी बात है। चलिए भाई आरएनएस इक्वेशन पढ़ते हैं। दोस्तों टेम्परेचर से आपका रेट कांस्टेंट कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर आपके रेट कांस्टेंट को कैसे इफेक्ट करता है ये पढ़ाता हूं। सुनो, यह है रेट कांस्टेंट के, देख लो, यह है आरएनएस पैरामीटर। दोस्तों इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल देते हैं, और ऊपर है -EA/RT। टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट ऐसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है वो भी नेगेटिव में, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखोगे। के क्या है बोल? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? आरएनएस पैरामीटर। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। जिस यूनिट में आर डालोगे ना उसी में ये निकलेगा। अगर आर तुम जूल में डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी किस में आएगी? जूल। आर को कैलोरी में डालेगा तो ये भी किस में आएगा? कैलोरी। अच्छा आर की वैल्यू बता दो जूल में, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अच्छा कैलोरी में बता दो, थोड़ा मन कर रहा है तो बता दो। कर रहा है मन बताने का? 2। अरे बता दो, बकवास मत करो, चुपचाप बता दो। यहां आ जाओ। इस इक्वेशन को ना इस फॉर्मेट में देखना पसंद नहीं करते लोग। इसका लॉग ले लो। जब तुम इसका लॉग लोगे ना, देखो log 10K log 10A, जब इसका लेते हो लॉग तो ये एक्सप्रेशन आता है। क्या आया? log 10K = log 10A माइनस है, ये माइनस है, -EA/2.303 RT। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। बताओ log 10K = log 10A माइनस EA/2.303 RT। याद रखनी है, log 10K = log 10A माइनस EA/2.303 RT। अगर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1, अगर T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K2, तो सुनना, K2 K1 T1 T2 का एक रिलेशन है, पता क्या? log 10 K2/K1 किसके बराबर है पता है? EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, log 10 K2/K1 = EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। रखोगे याद? बस ये 2 एक्सप्रेशन याद करना, किसी भी सवाल को लगा लोगे, चाहे तुम कुछ पता हो या ना पता हो। एक थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज दे रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। भाई साहब ये है रिएक्टेंट,
ये है ऊपर एनर्जी, इधर है दोस्तों एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस। एक बात बोलो, क्या सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं? नहीं, रिएक्टेंट को दोस्तों मिनिमम एनर्जी देनी होती है, उन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना पड़ेगा। यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब उन्हें तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी पे बताओगे ना, पहुंचाओगे, तो ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लो मुझे रिएक्टेंट की एनर्जी चाहिए 100 और अभी है उसकी 30, तो तुम 30 से 100 पर पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी दोगे। तुम जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देते हो ना रिएक्टेंट को, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन की शुरुआत हो जाए, इसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू स्टार्ट द रिएक्शन। यह है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए ना, फिर तो तुम प्रोडक्ट बना जाओगे। क्लियर है? तो यहां पे ना एक चीज याद रखना, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है? ये ईटी किसके बराबर है? रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्शन का एक डेल्टा एच होता है, सुनना, रिएक्टेंट को यहां चोटी तक पहुंचाना है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं मुझे तो बैकवर्ड जाना है, मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, तो तुम्हें फिर उल्टा पहाड़ की चोटी चढ़नी पड़ेगी यहां से यहां तक। इसे बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। अगर तुम्हें डेल्टा एच चाहिए ना, तो पता है क्या होता है? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा। डेल्टा एच तुम्हें बताता है रिएक्शन एक्सो है एंडो। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडो। क्लियर है? चलिए, मेन इनका खेल है भाई साहब, मेन इनका खेल है, मेन इनका खेल है, अभी बता रहा हूं, मेन इनका खेल है। आ जाओ इधर, सुनना, ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। भाई साहब एक बात याद रखो, रेट के एक्सप्रेशन में ना रेट कांस्टेंट आता है, तो रेट है ना, रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट का रेशियो होगा ना, वही रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा। अगर ये कह रहा ना रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, तो फाइनल रेट R2 बाई R1 4 है, तो दोस्तों K2 बाई K1 भी 4 है। अरे जितने टाइम्स रेट होता है उतने ही टाइम्स क्या होता है? रेट कांस्टेंट। जितने टाइम्स रेट होता है उतने ही टाइम रेट कांस्टेंट होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 से 313। भाई 293 से 313 हो गया, मतलब टेम्परेचर T1 कितना दे रखा है? सुना, T1 है 293 केल्विन, T2 कितना है? 313 केल्विन। क्या पूछ रहा है तुमसे? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तुमसे ये पूछ रहा है, तुमसे दोस्तों ये पूछ रहा है, और कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एक बात बताओ, कोई रिलेशन है तुम्हारे पास K2 K1 T1 T2 में? कोई है रिलेशन? है? कौन सा? ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे वाला, यही लगाना है। देख लो, K2 बाई K1 पता है, T1 T2 को डालो, ये निकलेगा। क्या निकलेगा? ये। अब देख लो भाई, मैं पहले वो इक्वेशन लिख देता हूं, log 10 K2 बाई K1 E अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब वैल्यू पुट करता हूं जी, वैल्यू पुट करते हैं। देखो log 10, अच्छा K2 बाई K1 कितना जी? रेट 4 टाइम्स हुआ, तो K2 बाई K1 भी कितना? 4। ये निकालना है, ये कितना? 2.303। अच्छा R 8.314। अच्छा सुनो, T1 कितना? 293। अच्छा T2 कितना? 313। ठीक है, 313। क्लियर है? अब ये निकालना है। अच्छा log 10 4 तो प्रैक्टिस हो गई जी। एक बात सुना, ठीक है यार, log 10 4 दे रखा है 0.6021,
ठीक है। अच्छा ये निकाला ना, इनको भी ऊपर ले जाओ। 2.303 8.314। अब सुनो सुनो, ये आने वाला है, इसको तो सोल्व कर लो। इनका क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो इससे डिवाइड करोगे तो 313 माइनस 293, ठीक है, ये आएगा। आगे चलते हैं, इक्वल टू ये बताना जी, 313 माइनस 293 20, और यहां पर नीचे 293 313। सुनना भाई, यहां पर जो भी है, यहां पर क्या है, एक बार लिख लेता हूं यार, क्या है, 0.6021 2.3 और 8.314। अब चुपचाप ऐसा करो, ये निकाल दो। ये कैसे निकालोगे, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, 0.6021 2.303 8.314 293 इंटू 313, और नीचे कितना आएगा 20। अब एक बात बताओ, आर की वैल्यू तुमने किस में डाली, जूल। आर की वैल्यू तुमने जूल में डाली तो ये वैल्यू भी जूल में आएगी, लेकिन जूल में तुम्हें लग रहा है बड़ा सा नंबर आ रहा है, क्यों, 313 293 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे तो सिर्फ 20 है। तो तुम जूल में निकालना पसंद करोगे किलो जूल, किलो जूल। तो किलो जूल में निकालोगे ना, तो इसी बड़ी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो, इसी बड़ी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देना। देखो 20, इसी को 1000 से डिवाइड कर दो, लो अब जो ये आएगा वो किलो जूल में आएगा। पता है कितना आएगा, मैं बता रहा हूं, रुको। अच्छा इसको इसको करो, ये आ जाएगा 52.86 किलो जूल पर मोल। आसान है कैलकुलेशन। अरे इन बड़े बड़े नंबरों को देखकर मत घबराओ, ठीक है, आंसर पता होना चाहिए बस। तुम वैसे ही घबराते हो। 52.86। अच्छा मैंने किलो जूल में क्यों निकाला, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, जूल में थोड़ी ना बताऊंगा, तो किलो जूल में कर लिया। क्लियर है। तो याद रखना, मैंने भी देखा है, देखो सवालों में ना, इसका सवाल मैंने करा दिया, एक सवाल इसका कराता हूं। ये कैसे आया, इसका log 10 लेकर दोनों साइड, log 10 के इक्वल टू log 10 a माइनस e अपॉन 2.303 RT। तो इसका एक सवाल कर लो। देखो तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, log 10 के तुम्हें दे रखा है 14.2 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। तुम्हें बताना है EA फॉर दिस रिएक्शन, और तुम्हें रेट कांस्टेंट भी निकालना है। टी हाफ दे रखा है। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है 0.693 बाय के। अच्छा के निकालना है, के क्या होगा 0.693 बाय टी हाफ। टी हाफ डाल दो, आ जाएगा। टी हाफ क्या डाले 200 मिनट, सुनना 0.693 अपॉन 200, ये आ जाएगा मिनट इनवर्स में। अच्छा इसको सोल्व करना है, इसको 0.693 का आधा, 0.693 का आधा 0.34, चलो इतना, इंटू 100 है नीचे 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। अच्छा अगली बात सुनो मेरी बात, भाई साहब ये कह रहा है ये निकालो, ऐसी ऐसी इक्वेशन तो मैंने देखी है, इसको कंपेयर कर दो। पता किससे, log किससे, log 10 के log 10 a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, इससे कंपेयर कर दो। जैसे ही मैंने कंपेयर करा
तुम्हें क्या चाहिए, ये। अच्छा 1/t का जो कोफिशिएंट है वो तो ये है, और इधर कोफिशिएंट क्या है, ये है। इन दोनों को बराबर पुट कर दो। सर इधर तो कोफिशिएंट ये है और इधर कोफिशिएंट पता क्या है, -1 × 10⁴। सर माइनस माइनस तो कट गया। सर ये निकालना है, ऊपर ले जाओ। अच्छा आर को क्या डालोगे 8.314 इंटू 10⁴ कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 1.91 इंटू 10⁵ और आगे है जूल। ठीक है, कैसे देखो 8.314 इंटू 2. आ रहा है, नहीं आ रहा, सेम निकाल लिए, फिर मैं बताता हूं, यही आ रहा है। अरे मुझे तो सीधा अब एक्सपीरियंस हो गया ना, तो पता रहता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी अच्छी कैलकुलेशन करने की ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एज का ही फर्क होता है यार। अब मैं तुमसे 4-5 साल बड़ा हूं, तो इसलिए ये कैलकुलेशन आसानी से कर पा रहा हूं। तुम भी 3-4 साल बाद क्या पता सीधा बता दो, देखते ही, सोचना भी नहीं पड़ता, दिमाग भी लगाना पड़ता सीधा और कहीं ना log के लिख देते हैं, उसका मतलब log 10 ही होता है, बेस 10 ही होता है। ठीक है, सुनो, के की यूनिट होती है मोल पर लीटर 1 - n, n इज द ऑर्डर, n इज द ऑर्डर सेकंड इनवर्स। ठीक है, के की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर कितनी, 1 - n सेकंड इनवर्स। इधर आ जाओ, रेट कांस्टेंट है इतना, रेट कांस्टेंट इतना है, ऑर्डर बताओ। रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो, मोल -2 सेकंड इनवर्स। इसको कंपेयर कर दो, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होता है, ये मोल पर लीटर है। ठीक है, ये मोल पर लीटर की पावर -2 है, कंपेयर कर दो जी, मोल पर लीटर की पावर -2, अरे कितना होता है फॉर्मूला, 1 - n सेकंड इनवर्स। ऑर्डर की टर्म में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, इतनी। कंपेयर कर दो, -2 किसके बराबर इसके बराबर, n को इधर ले जाओ, -2 को इधर, n कितना जी, क्लियर। चला गया, कौन सा सवाल है, 13, 2 रह रहे हैं बस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या जानते हो, वैसे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सुना मेरी थोड़ी बात नॉलेज दे दो। ऑर्डर ना फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या मोलिकुलरिटी हो सकता है, नहीं। मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3। और आपको बताऊं, मोलिकुलरिटी कभी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्या कभी एक समय पे 3 मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं, नहीं। मोलिकुलरिटी कैन नेवर एक्सीड 3, लेकिन हाँ जब भी होगा तो वो एक इंटीजर होगा, 1 2 3। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है तो द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी ए फ्रैक्शनल नंबर, हाँ। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली, हाँ एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अरे आपको बताया था क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर होता है, नहीं। वो होता है, लेकिन वो कब होता है, जब रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो बैलेंस्ड रिएक्शन है वो क्या हो, एलिमेंट्री। तो हमेशा नहीं होता, ये इज ऑलवेज लिख दिया। कह रहा है भाई जो ऑर्डर है ना, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं 2A + B, ये कह रहा है 2 + 1 कर दो, ऑर्डर आ जाएगा। अरे ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा तो जब होता है जब रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री। लेकिन जरूरी नहीं है रिएक्शन एलिमेंट्री हो।
ऑलवेज वाली बात गलत है। मे भी होता ना तो सही होता। तो ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है, वही करेक्ट है। क्योंकि आपसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। फोर्थ देख लो, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बिल्कुल भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो ना, उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर में लिखा होता है उनका सम कर दो, क्या आ जाएगा? ऑर्डर। क्लियर है? अच्छा, कैटलिस्ट क्या करता है जी? सुना, ये रिएक्शन हो रही है, ये लो, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है जी, ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा कैटलिस्ट आ गया। कैटलिस्ट क्या करेगा? इस पीक को नीचे कर देगा। क्या कैटलिस्ट ने जहां से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई थी और जो तुम्हारी मंजिल थी उसको बदला? नहीं, उसको थोड़ी ना बदला। इसने चेंज पता है किसको करता है? एक्टिवेशन एनर्जी। पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहले एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, कैटलिस्ट के आने के बाद क्या चाहिए? कम। लेकिन क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उस पर कोई फर्क आया? नहीं। तो क्या डेल्टा एच पर कोई फर्क आएगा? नहीं। अरे एंथैल्पी चेंज क्या होता है वैसे? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की। अरे भाई साहब, कैटलिस्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज नहीं करता, वो तो रास्ता बदलता है। जर्नी की जो शुरुआत होती है और जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो तो अभी भी सेम रहती है। डेल्टा एच चेंज नहीं होता। तो क्या कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट evolved और absorbed during the reaction increase, decrease, remains unchanged या may increase और decrease, remains unchanged। हाँ, लेकिन ऐसे आता, बताओ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, क्या? डिक्रीज। ठीक है, रास्ते को समझाता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हो गया दोस्तों खत्म। ठीक है, आखिरी में कुछ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। बाय।